छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाषा, साहित्य एवं संस्कृति में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी भाषा कौशल के आधार यानी लैंग्वेज स्किल इन हिंदी, इसके बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं बनाए हुए हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा कौशल के आधार यह जो पाठ्यक्रम है 2 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसमें पहले इकाई के अंतर्गत 2 अध्याय आते हैं, जिसमें पहला अध्याय है लेखन कौशल का अर्थ एवं स्वरूप। दूसरा अध्याय वाचन कौशल का अर्थ एवं स्वरूप से शुरू होता है, यानी इकाई 1 के अंतर्गत लेखन कौशल और वाचन कौशल 2 अध्याय समाविष्ट हो चुके हैं और इकाई 2 के अंतर्गत भाषण कौशल और श्रवण कौशल यह 2 अध्याय समाविष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब इकाई 1 और इकाई 2 मिलकर कुल 4 अध्याय हिंदी भाषा कौशल के आधार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को देखना है, जिसमें लेखन कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और श्रवण कौशल, इन 4 कौशलों को हमें समझना है। और इंटरनल जो मार्क्स है, उस इंटरनल मार्क्स के लिए पाठ्यक्रम आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने यहाँ तैयार किए हुए हैं, जो कक्षा प्रथम वर्ष सेमेस्टर द्वितीय के छात्रों के लिए काफ़ी मददगार यह साबित होगी। जिसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यह कहावत किससे संबंधित है? अभी एक कहावत है जो कोस कोस पर पानी बदलता है और 5 कोस पर बानी बदलती है। इसका मतलब यह जो कहावत है लिपि के संदर्भ में तो नहीं हो सकती, न ही लेखन के संदर्भ में, तो ये कहावत भाषा के संदर्भ में है। मित्रों याद रखिए, क्या है? कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यह कहावत किसके संदर्भ में है? भाषा के संदर्भ में है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को किस भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है? याद रखिए, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा जो है प्रतिपल बदलती है, परिस्थितियां और बहुत सारे जो है प्रभाव उसके ऊपर गिरते रहते हैं, और भाषाएं कुछ एक दिन या वर्ष में बदलने वाली नहीं है, बल्कि पूरी सदी लगती है भाषा बदलने को। और हमने देखा था कि संस्कृत से या संस्कृत की जो वह परंपरा है जिसमें हिंदी भाषा का जन्म आगे चलकर होता है, और हमने देखा है कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवध, और इस तरह से आधुनिक आर्य भाषाएं जन्म लेती है। और अपभ्रंश की शौर्षणी शाखा से हिंदी भाषा का जन्म होता है, लेकिन जो परंपरा है यह संस्कृत की है। इसलिए यह क्वेश्चन जो है, यह जो प्रश्न है दूसरा, किस भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है? तो याद रखिए, संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। इसके बाद कौशल शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? प्रश्न क्रमांक 3, कौशल शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? अब नीचे कुछ उसके पर्याय दिए हुए हैं। तो कौशल, जब आप लोगों को कक्षा में भी पढ़ाया गया है कि यह जो कौशल है, इस कौशल के कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो कौशल के पर्यायवाची शब्द में हमने देखा था कुशलता, दक्षता, विशेषज्ञता, प्रभुत्व हासिल करना, महारत हासिल करना, हुनर हासिल करना, पकड़ मजबूत करना। तो इस प्रकार से कौशल के कई पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्न के अंतर्गत जो पर्याय दिए हुए हैं, उन पर्यायों को अगर देखें तो पहला पर्याय दिया है कौशल का कमजोरी, कमजोरी तो नहीं हो सकता। दूसरा पर्याय दिया है कुशलता, तो निश्चित रूप से हमारा यही उत्तर होना चाहिए कि कौशल शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? कुशलता। इसके बाद में क्वेश्चन चौथा देखिए, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बताया हुआ है आप लोगों को कि हिंदी की 17 बोलियां हैं, है ना? हिंदी की 17 बोलियां हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 आती हैं, और
पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 आती हैं। तो ऐसा अगर कुल जोड़ा जाए तो हिंदी की कुल 17 बोलियां हैं। इसके बाद ये जो हम लोगों ने देखे थे 4 क्वेश्चन, ये सामान्य प्रश्न थे जो भाषा के ऊपर, कौशल के ऊपर या हिंदी के ऊपर आधारित थे। अभी हम लोगों को इकाई के आधार पे किस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ इकाई 1 लेखन और वाचन कौशल। इकाई 1 के अंतर्गत जो 2 अध्याय हैं, पहला है लेखन कौशल, दूसरा है वाचन कौशल। इनके किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? तो पहला प्रश्न बना है, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सबको पता है कि लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है ना? वो भी किस प्रकार से? लिखकर। तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लेखन कौशल का संबंध किससे है? केवल बोलने से है क्या लेखन कौशल का संबंध? नहीं। केवल पढ़ने से है क्या लेखन कौशल का संबंध? नहीं। तो क्या सुनने से है लेखन कौशल का संबंध? नहीं। तो लेखन कौशल का संबंध विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने से है। हम हमारे जो विचार हैं, हमारे जो अनुभव हैं, हमको जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचानी है, जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, वह बोलकर न पहुंचाकर लेखन कौशल में लिखकर स्पष्ट हस्ताक्षर में हम सामने वाले तक पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारे जो भी विचार है, यह लिखित रूप में व्यक्त करने से इसका संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखन कौशल का महत्व किस क्षेत्र में अधिक है? तो लेखन कौशल का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में भी है, प्रशासन के क्षेत्र में भी है, साहित्य के क्षेत्र में भी है। तो उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में लेखन कौशल का महत्व है। इसलिए हमारा उचित पर्याय क्या हो सकता है? डी, यानी शिक्षा, प्रशासन और साहित्य, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में लेखन कौशल का महत्व अत्यधिक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखन कौशल की विधियों में कौन सी शामिल नहीं है? अब लेखन कौशल यानी लिखना, याद रखिए आप लोग। तो लिखने की विधि कौन सी नहीं हो सकती? निबंध लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन वाचन वहां पे दिया हुआ है और वाचन जो लिखा हुआ है वह हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए अभी फिलहाल जो पर्याय दिए हुए हैं 4, उन 4 पर्यायों में से वाचन यह हमारा उत्तर है, क्योंकि यह विधियों में शामिल नहीं है। निबंध लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्ट लेखन ये तमाम विधियों में शामिल है, लेकिन वाचन यह विधि नहीं हो सकती। फिर 5वां प्रश्न देखिए, 100 बका 1 लिखा कहावत कौन से कौशल की महत्ता को बताती है? फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 5, 100 बका 1 लिखा, है ना, 100 बका 1 लिखा कहावत कौन से कौशल की महत्ता को बताती है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। 4 कौशलों को यहाँ पर्याय के रूप में दिया गया है, लेकिन 100 बका, बका मतलब बोलना, 100 बार बोलना और 1 लिखा, 1 बार लिखना समतुल्य है। तो इसका मतलब बोलने से ज्यादा वरीयता दी गई है, महत्ता बताई गई है यहाँ लेखन की। लिखना इसके लिए आवश्यक है, लेखन इसके लिए आवश्यक है, और इसीलिए यहाँ कहावत जो है 100 बका 1 लिखा कहावत लेखन कौशल की महत्ता को बताती है। ठीक है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? सृजन, है ना, सृजनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? जहां क्रिएटिविटी होती है ना, सृजनात्मकता, कुछ नयापन होता है। तो आवेदन पत्र में फॉर्मेट होता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं। कार्यालयीन पत्र, उसमें भी एक फॉर्मेट दिया होता है, और सूचनाएं जो एक फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, एक ड्राफ्ट उसका बनाया हुआ होता है, बनाया हुआ फॉर्मेट यूज किया जाता है। लेकिन सृजनात्मक लेखन नएपन की मांग करती है, और इसीलिए कविता हमारा ऑप्शन होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सृजनात्मक लेखन का उदाहरण कौन सा है? तो कविता, उत्तर बी। 7वां प्रश्न है, वाचन कौशल का अर्थ क्या है? वाचन कौशल का अर्थ क्या है? आप सभी को पता है कि वाचन कौशल का मतलब होता है पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना,
यानी पढ़कर हमको हमारी समझ को विकसित करना पड़ता है। इसीलिए वाचन कौशल का मतलब होता है पढ़ना या पढ़कर अर्थ को ग्रहण करना। 8वां प्रश्न है, वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ शब्दों को पहचानना मुख्य उद्देश्य हो सकता है? शुद्ध उच्चारण करना मुख्य उद्देश्य हो सकता है, या हमारा मनोरंजन करना मुख्य उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं। तो वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य है अर्थबोध। जो कुछ भी लेखक ने अपने लिखित सामग्री के अंतर्गत लिखा हुआ अर्थ है, उस अर्थ को समझना है पढ़कर। इसलिए वाचन का मुख्य उद्देश्य अर्थबोध है। उत्तर सी। इसके बाद मौन वाचन, प्रश्न क्रमांक 9, मौन वाचन का संबंध किससे है? मौन वाचन का संबंध किससे? तो मौन वाचन का संबंध है बिना बोले पढ़ना, न कि तेज आवाज से पढ़ना, धीमी आवाज से पढ़ना या अभिनय करके पढ़ना। नहीं, मौन वाचन का संबंध किससे है? बिना बोले पढ़ना, आंखों ही आंखों में पढ़ना, खामोशी के साथ पढ़ना। 10वां है, पाठ से किसका संबंध है? पाठ से किसका संबंध है? तो श्रोता का तो नहीं हो सकता, वक्ता का भी नहीं हो सकता, तो पाठक का संबंध पाठ से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, वाचन कौशल की उपयोगिता क्या है? वाचन कौशल की उपयोगिता ज्ञान में वृद्धि हो सकती है पढ़कर, भाषा में विकास हो सकता है क्योंकि बहुत सारे शब्द हमारे पास में आते हैं पढ़कर, और हमारा जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व सुधर सकता है। और इसलिए ऊपर के जो सभी ऑप्शन है, चाहे वह ज्ञान में वृद्धि वाले हो, भाषा के विकास वाले हो या व्यक्तित्व विकास वाले हो, उपयुक्त सभी उपयोगिता है वाचन कौशल की। इसलिए हमारा उत्तर डी। 12वां क्वेश्चन है, वाचन कौशल की उपयोगिता, वाचन कौशल की विधियों में कौन सी नहीं है? प्रश्न को जरा गौर से समझिए कि वाचन कौशल की विधियों में निम्न में से कौन सी नहीं है? मौन वाचन, सस्वर वाचन, रचनात्मक लेखन और आदर्श वाचन। अब वाचन 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 3 जगह आ चुका है, और रचनात्मक लेखन यह सृजनात्मक लेखन के या लेखन कौशल के संदर्भ में है, न कि वाचन कौशल के, और इसलिए हमारा उत्तर क्या है? अब अलग है, अलग निकालना है, तो सी हमारा उत्तर होगा। रचनात्मक लेखन यह वाचन कौशल की विधियों में नहीं आता। इसके बाद प्रश्न 13, अच्छे वाचन की विशेषता क्या है? अच्छे वाचन की विशेषता क्या है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, भावानुकूल वाचन। हाँ, निश्चित रूप से उपर्युक्त तीनों जो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, पर्याय दिए हुए हैं, ये उपर्युक्त सभी पर्याय योग्य हैं। अच्छे वाचन की विशेषताएं हैं, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए, भावानुकूल आपका वाचन होना चाहिए। ये उपर्युक्त सभी पर्याय अच्छे वाचन की विशेषताओं में गिने जाते हैं, इसलिए उत्तर डी। इसके बाद इकाई 2, 2 इकाई भाषण एवं श्रवण कौशल। निश्चित रूप से इकाई 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इकाई 2 में 2 अध्याय जुड़ते हैं। पहला भाषण, तीसरा भाषण कौशल और चौथा श्रवण कौशल। ऑलरेडी आप लोगों को इकाई 1 के अंतर्गत लेखन कौशल और वाचन कौशल, इनके ऊपर बनने वाले प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। अभी इकाई 2 के अंतर्गत भाषण कौशल और श्रवण कौशल के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या बनते हैं या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा आखिर तक देखना। इकाई 2 भाषण एवं श्रवण कौशल में प्रश्न क्रमांक 14, भाषण कौशल का अर्थ क्या है? भाषण कौशल का अर्थ है प्रभावी ढंग से बोलना। प्रभावी ढंग से बोलना यानी सामने वाले पर आप जो बोल रहे हैं वह सामने वाले पर उसका प्रभाव गिरना आवश्यक है, तो उसे भाषण कौशल में उसने दक्षता हासिल की है, ऐसा उसका मतलब होता है। सिर्फ बोलना नहीं हो सकता, तो प्रभावी ढंग से बोलना भाषण कौशल का अर्थ है। तो इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? विचारों की प्रभावी प्रस्तुति। वो भी कैसे? मौखिक अभिव्यक्ति या बोलकर हम हमारे विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किसमें कर सकते हैं? भाषण कौशल के अंतर्गत कर सकते हैं।
और इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय भी बताया था कि भाषण कौशल का मतलब ही होता है मौखिक अभिव्यक्ति, यानी प्रभावात्मक ढंग से अगर आप बोलते हैं, बेहतरीन ढंग से अगर आप बोलते हैं, स्पष्ट आपका उच्चारण है, तो निश्चित रूप से सामने वाले पर उसका प्रभाव, उसका असर गिरता है। इसलिए भाषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए विचारों की प्रभावी प्रस्तुति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, वाक चातुर्य की संकल्पना भाषा के किस कौशल से संबंधित है? वाक चातुर्य कहा गया है। वाक का मतलब होता है बोलना, चातुर्य का मतलब होता है चतुर, और जो बोलने में चतुर हो वह वाक चातुर्य की संकल्पना उसे दी जाती है। इसका मतलब बोलने के संदर्भ में, भाषण के संदर्भ में यह वाक चातुर्य की संकल्पना ली जाती है। इसीलिए हमारा यहाँ उत्तर क्या होना चाहिए? भाषण कौशल के संदर्भ में वाक चातुर्य की संकल्पना दी जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17वां, प्रभावी भाषण की विशेषता नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन कैसा घुमाकर पूछा गया है, देखिए कि प्रभावी भाषण की विशेषता नहीं है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, अस्पष्टता, शारीरिक भाषा। अब देखिए नहीं है, हैं कौन कौन से? तो प्रभावी भाषण करते समय हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास के साथ हमें बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का भी उसमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये प्रभावी भाषण की विशेषताएं हैं। लेकिन अस्पष्ट भाषा यह प्रभावी भाषण की विशेषता नहीं है। इसलिए यहाँ इस पर्याय को ही हम हमारा उत्तर समझेंगे, अस्पष्ट भाषा सी। उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, भाषण कौशल की विधियों में कौन सी शामिल नहीं है? विधियों में, भाषण कौशल की जो विधियां हैं उन विधियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो संवाद विधि, निश्चित रूप से संवाद यानी एक दूसरे के साथ में हम लोग संवाद स्थापित करते हैं यानी कम्युनिकेशन करते हैं, तो यह विधि भी होती है। वाद विवाद विधि है ना, एक दूसरे के साथ हम लोग जो है प्रश्न को लेकर वाद विवाद करते हैं। कोई एक विषय होता है और उस विषय के पक्ष में और विपक्ष में बातचीत होती है, वाद विवाद होता है, तो वाद विवाद विधि। भाषण अभ्यास विधि, निश्चित रूप से वक्ता वक्तव्य देता है, भाषण देता है, तो यह भी विधि है, बोलने की जो विधि है। तो इसलिए उपयुक्त सभी भाषण कौशल की विधियों में शामिल है। तो उत्तर हमारा डी। 19वां क्वेश्चन देखिए, भाषण कौशल का संबंध किससे है? तो भाषण कौशल का संबंध किससे है? श्रोता से है, वक्ता से है, संदेश से है, तो उपयुक्त सभी है। भाषण कौशल का संबंध श्रोता के साथ में भी आता है, क्योंकि जब वक्ता बोलता है तो श्रोता उस बोले हुए को सुनता है। वक्ता के साथ में भी है क्योंकि वक्तव्य करना है, संदेश के साथ में भी है क्योंकि संदेश दिया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। 20वां प्रश्न देखिए, श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? सुनकर अनदेखा करना है क्या अर्थ? नहीं, सुनकर समझना इसका अर्थ है। केवल सुनना नहीं, केवल उत्तर देना नहीं, तो सुनकर समझना, यानी जो कुछ सुना जा रहा है, जो कुछ वक्ता द्वारा बोला जा रहा है, उस वक्ता द्वारा बोले गए मैसेज को या अर्थ को या सूचना को या उसके अनुभव को क्या करना है? सुनकर हमें समझना है, अपनी समझ को विकसित करना है। इसलिए श्रवण कौशल का अर्थ क्या है? सुनकर समझना, ऑप्शन बी। इसके बाद 21वां प्रश्न देखिए, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है जानकारी को प्राप्त करना, समझ विकसित करना, संबंध सुधारना और उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से श्रवण कौशल यानी जो सुनने का, अर्थ ग्रहण करने का, समझ को विकसित करने का जो कौशल है, और याद रखिए यह जो कौशल है, ये कौशलों की श्रृंखला में जो 4 प्रकार के कौशल हैं, उन 4 प्रकार के कौशलों की श्रृंखला में सबसे प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कौशल है तो वह श्रवण कौशल है। याद रखिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता है इस दुनिया में आकर, है ना, और सुनता है, सुनकर जो है समझने की कोशिश करता है और धीरे 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 अपनी समझ को विकसित करता है ना, प्रगल्भता उसमें आना शुरू हो जाती है, यानी सुनना बहुत जरूरी है। और यही एक कमी बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है कि लोग सुनते नहीं है, अपनी ही कहने पर आमादा रहते हैं, अपनी ही बताते हैं, लेकिन सामने वाले को सुनते नहीं है। तो सुनना बहुत जरूरी होता है। इसलिए श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी जानकारी को बढ़ाना है,
समझ विकसित करना है, संबंध को सुधारना है। अगर आप सामने वाले को सुनेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको जो है आप दोनों में संबंध जो है बहुत बढ़िया तरीके से बन सकते हैं, या खराब हो रहे हैं तो सुधर सकते हैं। इसलिए सुनने की कैपेसिटी आप में आनी चाहिए। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। सक्रिय श्रवण की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 सक्रिय श्रवण की विशेषता क्या है? ध्यानपूर्वक सुनना, यह सक्रिय श्रवण की विशेषता है। क्यों ध्यानपूर्वक सुनना? बीच-बीच में बोलना, अनदेखा करना, उपेक्षा करना, तो फिर वक्ता जो है अपने विषय को बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो मैसेज आप तक पहुंचाना है, कन्वे करना है, वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको डिस्टर्ब होगा। आप बीच-बीच में अगर बोलेंगे या वक्ता वक्तव्य दे रहा है, वो बोल रहा है और आप उसे अनदेखा करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो फिर वह जिस प्रकार से आपको मैसेज पहुंचाना चाहिए उस अंदाज में वो मैसेज नहीं पहुंचाता, या जो जानकारी आपको देनी चाहिए वो जानकारी आपको नहीं देता। इसीलिए ध्यानपूर्वक अगर उसे सुना जा रहा है तो वक्ता को भी अच्छा लगता है और वह बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करता है, अपने विषय को जो है आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए सक्रिय श्रवण की विशेषता होती है। सक्रिय मतलब कंटिन्यूअस। श्रवण की विशेषता क्या है? ध्यानपूर्वक उसको सुनना। उत्तर ए। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल का महत्व संचार में सुधार करना है, पारस्परिक समझ को विकसित करना है और ज्ञान में वृद्धि करना है। उपर्युक्त सभी उसके उत्तर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 श्रवण कौशल की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। श्रवण कौशल की विशेषता नहीं है। धैर्य, एकाग्रता, जल्दबाजी, सहानुभूति। सहानुभूति क्या है? श्रवण कौशल की यह विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? धैर्य विशेषता है ना? एकाग्रता विशेषता है और सहानुभूति विशेषता है। तो जल्दबाजी है ना, जहाँ धैर्य और एकाग्रता हो वहां जल्दबाजी नहीं हो सकती, और इसलिए श्रवण कौशल की यह विशेषता नहीं है जल्दबाजी। उत्तर सी। प्रभावी श्रवण में बाधा क्या है? प्रभावी श्रवण में क्या बाधा आ सकती है? तो शोर, पूर्वाग्रह, ध्यान की कमी। निश्चित रूप से प्रभावी श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, तो अच्छे तरीके से प्रभाव यानी हमको समझने के लिए हम लोग जो सुन रहे हैं, अपनी समझ विकसित करने के लिए या विषय को अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर हम लोग बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं तो उस सुनने में डिस्टर्बेंस कैसे कैसे आ सकता है? तो निश्चित रूप से शोर अगर बढ़ेगा तो डिस्टर्बेंस आएगा हमको। पूर्वाग्रह, अगर हमको उस विषय के बारे में पहले से कुछ पता है और हमारा पूर्वाग्रह बना हुआ है तो हम नएपन को स्वीकार यानी नए को स्वीकार नहीं करते। पूर्वाग्रह दृष्टि हमारी रहती है तो फिर हम लोग सुनते नहीं है। हाँ, चलो चलने दो, हमने कर लिया है, हमको पता है। इस प्रकार की अगर भावना है, इस प्रकार की अगर आपकी मानसिकता है तो फिर आप वक्ता के वक्तव्य को ठीक से नहीं सुनते। तो पूर्वाग्रह भी नहीं होना चाहिए। और ध्यान की कमी यानी आप अगर एकाग्रचित्त नहीं है, आपका ध्यान बट रहा है, कहीं कुछ आवाज आ रहा है, कहीं कुछ आवाज आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है तो फिर आपका ध्यान बट रहा है लगातार, तो फिर ये जो है अच्छे सुनने के लक्षण नहीं आते। इसीलिए प्रभावी श्रवण में बाधा उत्पन्न उपर्युक्त सभी में होती है। डी इसका उत्तर। इसके बाद 26 भाषण और श्रवण कौशल का संबंध क्या है? भाषण और श्रवण कौशल, तो निश्चित रूप से यह एक दूसरे के पूरक हैं। यानी ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे से जो है संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्यों? क्योंकि भाषण जब दिया जाता है तो सुना जाता है, और जो सुना जाता है सुनकर हमारे शब्दों को और भाषा में सुधार होता है, तो वक्ता वक्तव्य देता है अच्छी तरीके से। मतलब एक दूसरे के साथ में इनका परस्पर संबंध है, इसलिए ऑप्शन ए पूरक है ना। वक्ता श्रोता, श्रोता वक्ता, इस प्रकार से इनका संबंध लिया जाता है। 27 प्रश्न क्रमांक 27 श्रवण कौशल का विकास किससे होता है? श्रवण कौशल का विकास किससे होता है? अभ्यास करने से होता है ना। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत करे पक्के सील पर निशान। मैं कई बार आप लोगों को कक्षा में सुना चुका हूँ ये। तो लगातार अभ्यास करना चाहिए, मेहनत
करनी चाहिए। और उसी के संदर्भ में अगर आपको उस श्रवण कौशल के विकास में सुधार लाना है, विकसित करना है, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बनाना है, तो लगातार अभ्यास करना ज़रूरी होता है। ध्यान एकाग्रचित्त आपको करना है ना? विद्यार्थियों के 5 लक्षणों में ही है कि काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा यथेच्छ, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिनोपच लक्षणम, है ना? ध्यान लगाए रखना चाहिए। जिस प्रकार से बगुला पानी में खड़ा रहता है, एकाग्र चित्त रहता है और अपने ध्यान बराबर लगाता है और अपना जो है जो भी उसे कार्य करना है उस कार्य की पूर्ति वह ध्यान लगाकर करता है, हासिल करता है उन चीज़ों को। और अगर हमारा भी कोई लक्ष्य है, हमारा भी कोई टारगेट है, तो निश्चित रूप से हमें अभ्यास करना चाहिए, एकाग्र चित्त रहना चाहिए, अपनी मानसिकता को इधर-उधर न करते हुए एकाग्र चित्त फोकस रहना चाहिए। इस और हमें रुचि बढ़ानी चाहिए, अपनी अपनी अभिरुचियाँ बढ़ानी चाहिए। हमें आनंद किसमें मिलता है, हमको खुशियाँ किसमें मिलती है, यह बात अगर हमें पता चल गई तो उसके बारे में जो है अभ्यास करेंगे। समझो अभ्यास करने में अगर किसी को आनंद मिलता है, तो फिर उसका वह आनंद रुचियों में बदल जाएगा। किसी का थोपा हुआ नहीं रहेगा उसके ऊपर कि ये तुझे करना ही है ना? इस तरह की बात अगर होगी तो हम अपने मन से वह चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी रुचि अगर उसमें है, तो आप पूरा दिल लगा के, है ना, वह कार्य करेंगे और इसलिए श्रवण कौशल का विकास अभ्यास करने से, ध्यान में रुचि और रुचि से उपर्युक्त सभी इसके उत्तर हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, 22 भाषण कौशल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन-सा है? भाषण कौशल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व भाषा हो सकता है, स्वर हो सकता है, भाव हो सकते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 29, 29 संचार प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? संचार प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? संदेश, वक्ता, श्रोता और माध्यम। ये 4 पर्यायों में संचार प्रक्रिया में पहला चरण यह वक्ता है। क्योंकि अगर वक्ता है, तो श्रोता, तो माध्यम, चाहे वह भाषा का माध्यम हो, चाहे वह लेखन का माध्यम हो, चाहे वह संकेत भाषा का माध्यम हो, है ना? तो वक्ता काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो संचार प्रक्रिया में पहला चरण वक्ता का लेता है, इसलिए ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 30 भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? आप लोगों को पहले ही बताया है कि 2 इकाइयों में हमारा 4 अध्यायों में पाठ्यक्रम जो है बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है लेखन कौशल, दूसरा आता है वाचन कौशल, तीसरा आता है भाषण कौशल और फिर श्रवण कौशल। पाठ्यक्रम के आधार पर यह श्रृंखला मैंने आप लोगों को बताई। तो 4 प्रकार के भाषा कौशल हैं, जिसको हम आसान भाषा में बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना इस प्रकार से कहते हैं। तो 4 प्रकार इसके हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी। फिर सहजता का जो है उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? सहजता। सहजता यानी आसानी। तो प्रश्न क्रमांक 31 देखिए 31 सहजता का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है? सरलता, जटिलता, कठोरता या अस्पष्टता। तो आसानी जिसमें हो, सहज हो। सहजता का मतलब ही होता है सरलता से, इसलिए पर्यायवाची जो ए है, पहला जो उसका है सरलता, सहजता से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा कौशल के आधार पाठ्यक्रम पर ओवरऑल बहुविकल्पीय कुछ 35 से 40 प्रश्न बनते हैं और इनमें से ही जो है इंटरनल के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर कुछ लेखन कौशल पे हो, भाषण कौशल पे हो, श्रवण कौशल पे हो या ये जो भाषा कौशलों पर या ओवरऑल एक इंट्रोडक्शनरी लेक्चर की अगर आप मांग करेंगे तो वह भी मैं रिकॉर्ड करूँगा जल्दी ही। जैसे आप कमेंट में बताइए कि किस प्रकार की परेशानियाँ जो है एएसी हिंदी को
पढ़ने में आ रही है, समझने में आ रही है, तो निश्चित रूप से उसको हल करने का प्रयास मैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत करूँगा। इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद।